डॉक्टर साहब, मैं राइट अवे सोशल क्वेश्चंस पे आता हूँ। अभी आज खबर है कि जी पेट्रोल की कीमतें 1 जुलाई से बढ़ने का इशारा दिया गया है। 200-225 अरब के और टैक्सेस लगा दिए गए हैं और ज़्यादातर टैक्सेस लगे हैं सैलरीड क्लास पे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जा रही है। इज़ दिस गोइंग टू कंटिन्यू? आप क्या समझते हैं कि ये अब रियासत चलाने का जितना बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है इनकी अपनी नालायकियों की वजह से, वो उसका बोझ अवाम पे आता रहेगा? एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट कुड बी सस्टेनेबल? और जो एक पीस है इस मुल्क में, खुदा न खास्ता ये हार्म नहीं होगा उसको? देखिए, ये जो मौजूदा इक़दाम किए गए हैं, ये बेसिकली 9th रिव्यू कि जो IMF अपना गोल पोस्ट चेंज करता रहा पिछले तकरीबन 10 महीनों में, जो उन्होंने कहा 9th रिव्यू में करने के लिए, हमने वो काम कर दिए। लेकिन होता नहीं कि डू मोर, यू नीड टू डू मोर। वो डू मोर करते करते अभी जब हमारे वज़ीर आज़म साहब दोबारा मिले पेरिस में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो उन्होंने एक डू मोर की पर्ची पकड़ाई कि आप जाएं और आपने जो बजट दिया है उसमें टैक्स के 200-225 बिलियन के मज़ीद टैक्स आप रेवेन्यू इकट्ठा करें और इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाएं। देखिए, हमारे पाकिस्तानियों को इस समझ में नहीं आती सारी चीज़ें। एक तरफ जब आपने 200-250 बिलियन के टैक्स बढ़ाया पाकिस्तान के हुकूमत से कहकर, तो दूसरी तरफ आपने 250 बिलियन का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। 1% जब स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है एक साल में। तो इधर से रेवेन्यू बढ़ाया, उधर से एक्सपेंडिचर बढ़ाकर आपको जीरो पे खड़ा कर दिया। ये है खेल जो हमारे पाकिस्तानियों को अगर समझ में भी आता है तो बेचारे मजबूर हैं, करे क्या, क्योंकि हाथ कटाए बैठे हैं, उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिसपे कांटे ही कांटे थे। और मैं मना करता था कि ये रास्ते में कांटे हैं, इसमें आप जाओगे तो आप जख्मियों से चूर होगे। तो आप क्या करें, ये चल पड़े रास्ते में। तो ये बेसिकली 9th रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए हमने जो रिमेनिंग उन्होंने पर्ची पकड़ाई थी वो इक़दाम हमने किया है। अब देखते हैं कि अब 2-3 दिन रहते हैं, इसमें हमें पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। क्या राय क्या आपकी? फिर मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप सवाल पूछिएगा। ये क्या लगता है कि ये हो जाएगा जिस तरह से एक ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे, आप तो भट्टी साहब से पूछ रहे। नहीं, मैंने कहा भट्टी साहब मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं, देखिए, ऑप्टिमिज्म तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम जो IMF ने कहा था वो हमने किया है। जाते जाते भी IMF ने कहा कि भागते भूत की लंगोटी से ही ये 3 काम और भी कर दो, वो भी हमने कर दिया। तो आपको IMF के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो 9th रिव्यू के पैसे हमें ना दे, जो तकरीबन 1.1-1.2 बिलियन डॉलर के करीब होगा। बिल्कुल देना चाहिए। ठीक जी, भट्टी साहब देंगे हम जैसे लोग। जी, आप पूछिए। डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि आप बड़े सादा लफ्जों में समझाते हैं। मैं 22 करोड़ अवाम का चाह रहा हूँ चंद माह। मुझे गुजारिश ये है कि 12 माह से हो गया है, 14 माह से। पहले कहते थे मोहतरम इसहाक डार साहब मेरी चुटकी का काम है, कभी कहते हैं IMF से मुझे परवाह नहीं, कभी कहते हैं मुझे कल मामला ठीक हो जाएंगे, कभी कहते हैं परसों ठीक हो जाएंगे। एंड में पूरी दुनिया में कहीं होता है कि इकोनॉमी के एक्सपर्ट और फिनांस मिनिस्टर की जाए बार बार वजीर आज़म को इंटरफेरेंस करे और काम फिर भी ना हो। यहाँ खामी है कहाँ, कमी है क्या? अवाम को क्यों इस मुश्किल में डाला हुआ है? इसकी असल हल है क्या? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना के इस किस्म के स्टेटमेंट से IMF भी नाराज़ होकर बैठा हुआ है और उसने कहा कि जी बात करना है वज़ीर आज़म साहब, आप करो तो हम करेंगे आपसे, हम आपके वज़ीर ख़ज़ाना से नहीं करेंगे डील। तो ये भी तो हो सकता है ना। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर इशफाक साहब, इसीलिए मैं आपको जरा पसंद करता हूँ। इसका मतलब है वजारत खजाना का ऐसा हुआ है तो फिर फेलियर है। ऐसे आदमी को वजारत खजाना के मनसब पर फायज करने की बेहतर नहीं है कि कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट को ला के बिठाया जाए ताकि मुल्क तो इस मुश्किल रास्ते से निकले।
पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब कभी भी नहीं रहा है। अगर होता तो शायद आज हम पाकिस्तान इस मुकाम पे खड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ा बंदा कल्चर है। साड़ा बंदा और पर्सनल इंटरेस्ट, हाँ साड़ा बंदा चाहिए। तो पर्सनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम देन द नेशनल इंटरेस्ट। जब भी तो हम पहुंचे हैं यहाँ पर, वरना अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट सामने होता तो ये साड़ा बंदा कल्चर नहीं होता। फिर आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाते तो पाकिस्तान भी आज उसी तरीके से दुनिया में मुकाम हासिल कर रहा होता जैसे आज भारत का हो रहा है। डॉक्टर साहब ये तो एक आखिरी बात इससे बात काजी साहब, बेहतर ये है साढ़े बंदे की बजाय साडा मुल्क तरक्की करे, ये पॉलिसी हो तो बेहतर ना होगा, उसके नतीजे बेहतर नहीं आएंगे कि साडा मुल्क तरक्की करे, ऐसी इंडिपेंडेंट होइए। नहीं तो साडा मुल्क तरक्की तो उसी वक्त करेगा जब साडा बंदा कल्चर से निकलेंगे आप। ठीक, आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेकर जब आएंगे तभी तो साडा मुल्क तरक्की करेगा ना। चलिए मैं तो इसमें उसके एंटी काम कर रहे हैं। एक इजाफा कर देता हूँ। ये तो डॉक्टर साहब जिस तरह थेरीज होती है ना, जो केन्स की थेरी है या उसकी, तो ये एक साड़ा बंदा थेरी है जो हमें ले डूबी। अच्छा भट्ट साहब आपके पास कुछ सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? काजी साहब अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट आपकी इजाजत से लूंगा। अगर आप मुल्क पे गौर कर लें तो मुल्क में 2 ही चीजें हैं, अमन है और रोजगारी है। अगर आप अमन की बात कर लें कि पाकिस्तान में अमन कितना है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की रिपोर्ट पढ़ लें साल 2023 की, उसमें पाकिस्तान आखिरी मुल्क है जो 20वें नंबर पर आ रहा है। दूसरी, अगर आप अमन के बाद रोजगार की रिपोर्ट पढ़ लें तो अल्लाह की रहमत से मेरा मुल्क 24वें नंबर पर आ रहा है। अच्छा, अब तीसरी बात अगर आप गौर कर लें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देख लें तो 300 पर डॉलर फिर जाना है, क्योंकि मजीद 10 से 12% कमी होगी। मेरी डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब आपसे मैं ये कि हमारा FBR जो है वो रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। आपके पास फिगर भी होंगे, मेरे पास भी फिगर मौजूद है। तो इन हालात में आप समझ रहे हैं कि अवाम को रिलीफ या IMF की शराइत कैसे पूरी हो सकती है? हाउ इट पॉसिबल? आप हुकूमत को इस किस नजर से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये मिड 90s के मैं बात आपको बता रहा हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा मुल्क के वज़ीर आज़म थी, तो उस वक्त भी कराची में हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे। आए दिन स्ट्राइक और तमाम सड़कें बंद, पूरा कराची बंद हो जाया करता था। तो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल हो रहे थे उस वक्त भी। तो उस वक्त के जो हमारे FBR के चेयरमैन थे, मैं उस वक्त नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बाद में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन गए थे वर्ल्ड बैंक में। तो वो उस वक्त के चेयरमैन थे। तो उन्होंने जाके मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने जाके चेयरमैन पर काफ़ी बरस पड़ी कि ये रेवेन्यू का शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात की थी, Give me peace and stability in Karachi, I will give you the revenue, madam. ठीक है ना? तो जब मुल्क में अफरा तफरी मची हुई हो, जो वज़रा हैं उनको ये नहीं पता कि मैं कल वज़ीर रहूँगा या नहीं रहूँगा, इस स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में आप समझते हैं कि कोई हमारे मुल्क की जो मईशत का पहिया है वह उसी रफ्तार से घूम रहा होगा? भाई जब पहिया नहीं घूमेगा तो FBR ने रेवेन्यू कहाँ से आसमान से तोड़ के तो नहीं लाना है ना। इसी जब मईशत का पहिया घूमेगा तो फिर वो उसी से कलेक्ट करेगा ना। तो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0% हो जाए तो फिर आप बताएं कि पहिया तो मुंजमद हो गया है ना आपका, जब भी तो ग्रोथ रेट जो है 0 के करीब है। तो जब मुंजमद पहिया हो जाए मईशत का, फिर आप उसमें से कहें कि जी रेवेन्यू भी इकट्ठा कर लें, तो कहां से होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। पॉलिटिकल FBR को सिर्फ डांट डपट ना करें। काजी साहब, मैं भट्ट साहब की बात का जवाब दे दूं, आप इजाजत दें भट्ट साहब की बात का। जी भट्टी साहब। भट्ट साहब, ये फकीर की बात याद रहे हैं, डॉक्टर इशफाक हसन तो बहुत इकोनॉमी के नाम है, हम तो इससे सीखते हैं। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, आप जो मर्जी कर ले, अमन हो ही नहीं सकता। इंसाफ की अमन की एक ही जमानत है, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। ताकत और जब सीटें और ओहदे बिके, डॉक्टर इशफाक हसन जैसे साहिब इल्म के साडा बंदा लाओ भावें नलायक है,
तो फिर अमन और सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। माजरत के साथ हमें ये बड़ा वैसे कूजे में दरिया बंद किया डॉक्टर साहब ने कि सादा बंदा थेरी जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल करता हूँ। इस वक्त हमें 6 वजीरों की ज़रूरत है, बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत है, हमें डेफिसिट कम करने के लिए इंतहाई छोटी हुकूमत चाहिए। मगर मसला ये है कि अगर पीएम साहब कहते हैं मौलाना फजल रहमान को कि जी हम आपसे वजारत जो है वापस लेते हैं, तो गवर्नमेंट तो धड़ाम से गिर जाएगी। डोंट यू थिंक कि इस मुल्क के जो मफादात हैं और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर? मैंने तो अभी आपसे कहा कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा सुप्रीम हो गया है नेशनल इंटरेस्ट से। हम मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं, हम अपने ज़ात के लिए सोचते हैं और अपनी जमात के लिए सोचते हैं। अगर मैं कोalition का हिस्सा हूं तो मैं कहूंगा कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें, मुझे कितनी वजारत मिली है, मैं इस पे ज़्यादा जोर दूंगा। तो जब अगर मैं ये सोचूं कि मेरा मुल्क कहाँ जाएगा, तो फिर ये जो जिस तरीके से हम चला रहे हैं ये फिर नहीं चल सकता है। हमारा कल्चर ही नहीं है। क्योंकि आज सही कहा है आपने कि कल वज़ीर आज़म कहें कि इस वक्त मुल्क की माशी हालत बहुत ही ख़राब है, मैं अपनी कैबिनेट को 14 वज़रा के साथ चलाऊँगा, तो आप बाकी सब फारिग हो जाए। हम 13 जमातें हैं तो हम एक जमात जो है एक मेंबर ले लेते हैं सबसे आपसे। तो ये भी देखना होगा कि क्या उस वक्त हमारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर मुल्क के लिए आगे चल सकती हैं? द आंसर इज नो, नहीं होगा, इसलिए कि हमारा कल्चर नहीं है। मुल्क इज नॉट आवर कल्चर। अब जातियात अपना वो कल्चर है।